के साथ बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में युवा विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कहा कि हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति बनाई है, जिससे खेती और बागवानी में भी मिलेगी मदद, युवाओं को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को सिक्किम के गंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के डेयरी सहकारी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन का विषय है जुझारू पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी समितियां, चुनौतियों और अवसरों की खोज। पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किसानों के लाभ के लिए सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है उद्देश्य। मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट्स प्रमोशन पुरस्कार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को दी बधाई। कहा कि केंद्र सरकार के मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों में मध्य प्रदेश कर रहा है भागीदारी। राजस्थान में मॉनसून मेहरबान, लेकिन बारिश से किसान हैं परेशान। राजस्थान में फसलों की चल रही है कटाई। बारिश में भीगने से फसलों के खराब होने का अंदेशा। मौसम विभाग जयपुर ने कहा कि अगले 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में होगी तेज बारिश। शनिवार को 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। सीकर, झुंझुनू में हो सकती है भारी बारिश। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है और अब नजर डाल लेते हैं विस्तार से खबरों पर नजर। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने देश की युवा शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन नीति बनाई है, जिससे खेती और बागवानी में मदद मिलेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मुझे खुशी है कि हिमाचल उन प्रदेशों में है जिसने अपनी ड्रोन नीति बनाई है, और इसके लिए मैं हिमाचल सरकार के ये दूरंदेशी निर्णय के लिए और अगुवाई करने के लिए मैं हिमाचल भाजपा सरकार को बधाई देता हूं। ड्रोन से सामान पहुंचाने में, खेती बागवानी में भी बहुत मदद मिलने वाली है। ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए युवाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए कई कोर्स भी शुरू किए गए हैं। इसलिए कनेक्टिविटी के साथ साथ हेल्थ और वेलफेयर से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हिमाचल आज आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसान उत्पाद संघ बनाकर किसानों को लाभ देने का काम कर रही है। FPO यानी किसान उत्पादक संघ बनाने पर भी केंद्र सरकार बल दे रही है। हिमाचल में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये सब कुछ आपके उज्जवल भविष्य के लिए किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे हर काम से युवाओं को रोजगार मिलता है,
स्वरोजगार के अवसर बनते हैं। पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल में नेशनल हाईवे के रखरखाव और विस्तार के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि टूरिज्म सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए कोशिश जारी है। अमृत काल में भारत की अर्थव्यवस्था को, देश में रोजगार निर्माण को एक बड़ा बल जिस सेक्टर से मिलने वाला है वो है हमारा टूरिज्म सेक्टर। मैं खुद भी हिमाचल की देव संस्कृति और हिमाचल के हस्तशिल्पों से बहुत अभिभूत रहता हूं। हिमाचल की इसी विशेषता को प्रोत्साहन देने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कुल्लू शॉल हो, किन्नौरी शॉल हो, चंबा रुमाल हो, कांगड़ा पेंटिंग्स हो, चंबा के हमारे चप्पल्स हो या लाहुली गर्म जुराबें, इन सभी को जीआई टैग किया गया है। दुनिया में उसकी एक प्रतिष्ठा बनी है। मेरा ये भी प्रयास रहता है कि जब भी विदेशी मेहमानों से मेरा जब मिलना हो जाता है, किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूं, तो हिमाचल के इन उत्पादों को लेके जाता हूं, उनको उपहार के रूप में देता हूं और बताता हूं मेरा इस हिमाचल से नाता क्या रहा है, ताकि पूरी दुनिया को हिमाचल के विषय में पता चले, यहां के कौशल के विषय में पता चले। मेरे नौजवान साथियों, आज जिस प्रकार हिमाचल का टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है वो उत्साह बढ़ाने वाला है। और पीएम मोदी ने कहा कि जल जीवन कार्यक्रम ने हिमाचल प्रदेश के लोगों का जीवन आसान बनाया है। पेयजल उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जल जीवन मिशन के तहत पिछले 3 साल में देश के 7 करोड़ से अधिक नए घरों को नल से जल मिलने लगा है। हिमाचल के 8 लाख से ज्यादा परिवारों को भी नल से जल की सुविधा मिली है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी 7 अक्टूबर को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है जुझारू पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी समितियां, चुनौतियों और अवसरों की खोज। इसका उद्देश्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को मिलेट उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाले राज्यों में अग्रणी उदीयमान राज्य का पुरस्कार प्राप्त होने पर सभी किसानों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों में मध्य प्रदेश सक्रिय भागीदारी कर रहा है। इन्हीं प्रयासों के फल स्वरूप प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट्स प्रमोशन से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि बाजरा उत्पादन को बढ़ावा एवं संवर्धन में अग्रणी उभरते राज्य के पुरस्कार से मध्य प्रदेश को सम्मानित किया जाना उत्साहजनक उपलब्धि है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। और राष्ट्रीय स्तर के जैविक इंडिया अवार्ड कार्यक्रम में उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश जैविक कृषि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना चाहते हैं। उत्तराखंड को लगातार तीसरी बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड की ओर से जैविक उत्पाद परिषद के प्रबंध निदेशक विनय कुमार ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। कृषकों की कैटेगरी में डोईवाला के कृषक जसवीर सिंह को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मंत्री गणेश जोशी ने जैविक उत्पाद परिषद सहित डोईवाला के किसान जसवीर सिंह को भी बधाई दी है। ये कार्यक्रम आगरा में संपन्न हुआ, जिसमें उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये कार्यक्रम कर्नाटक सरकार के तत्वाधान में आयोजित किया गया था और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नाटक के कृषि मंत्री ने पुरस्कार वितरित किए।
राजस्थान में मानसून मेहरबान हो रहा है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। इससे तापमान में भी गिरावट आई है। बारिश से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। अभी फसलों की कटाई चल रही है और ऐसे में बारिश में भीगने से फसलों के खराब होने का अंदेशा बढ़ गया है। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर पिछले 24 घंटे में भारी से अति भारी बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर भारी बारिश नापी गई है। सबसे अधिक अलवर कोट कासिम में 4.5 इंच 118 मिलीमीटर बारिश हुई है। भीम सागर बांध का एक गेट गुरुवार देर शाम को खोलकर 2100 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। जेईएन आकाश मेहरा ने बताया है कि शुक्रवार को एक गेट आधा फीट खोलकर 450 क्यूसेक की निकासी जारी है। बारिश होने से उजाड़ नदी में आवक जारी है। पूर्व भराव क्षमता 27.5 फीट और 14,000 MCFT पूरी होने पर जयसमंद झील छलक उठी है। आजादी के बाद ये झील 10वीं बार छलकी है। जयसमंद झील उदयपुर शहर के 25% हिस्से में प्यास बुझाने का काम करती है। वहीं सिंचाई की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग जयपुर ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। इससे आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी उत्तर और पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पुनः मानसून को गति मिलेगी। आगामी 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून के पुनः सक्रिय होने से 4 संभागों में तेज बारिश होगी। मानसून विभाग ने शनिवार को 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सीकर, झुंझुनू में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड उद्यमी और श्रमिक सम्मान समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करने हरिद्वार पहुंचे। साथ ही लघु उद्योग से जुड़े लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लघु उद्योग भारतीय लघु और मध्यम लोगों को प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में लगातार काम करने वाला संगठन है, जो लघु और मध्यम उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न मंचों पर इन उद्योगों की बात करता है, लोगों के हक की बात करता है। उत्तराखंड राज्य में भी ऐसे उद्योग का खूब तेजी से विस्तार हो रहा है और उनका खूब तेजी से विकास भी हो, इसके लिए हम बहुत सारी योजना बना रहे हैं और हमने कहा है कि सभी योजनाएं सरल और समाधान निकालेंगे। हमने सभी को आमंत्रित किया है। 6000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है। हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे उद्योग हमारे विस्तारित हों। उससे के साथ साथ हमारे 4 जिलों के जो हमारे पर्वतीय जिले हैं, इनकी संभावना को खोज रहे हैं। इस पर भी रास्ता निकालकर इन उद्योग को स्थापित करने की सोच रहे हैं। लघु और मध्यम उद्योगों का लगातार प्रतिनिधित्व करता है और विभिन्न मंचों पर इन उद्योगों की बात करता है, इन उद्योगों के संवर्धन की बात करता है। हमने उत्तराखंड राज्य में भी ऐसे उद्योग हमारे खूब तेज़ी से विस्तार हो, उनका खूब तेज़ी से विकास हो, उसके लिए हम बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं और हमने कहा है कि सभी योजनाएं हम सरल और उसका समाधान निकालने के लिए, जो सरलीकरण, समाधान और निस्तारण हमारा मंत्र है, इस सबका रास्ता निकाल रहे हैं। और हमने सभी को आमंत्रित किया है। 6000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया है। हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे उद्योग हमारे विस्तारित हों और इसके साथ साथ जहां 4 जिलों के बाद जो हमारे पर्वतीय जिलों हैं, उन जिलों में भी हम इनकी संभावनाओं को खोज रहे हैं और उस पर भी रास्ता निकालकर इन उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे बड़े रोजगार प्रदाता सेक्टर के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में टिकाऊ विकास व पर्यावरण अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए नई दिल्ली में सस्टेनेबल टेक्सटाइल समिट 2022 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में देश विदेश से आए विशेषज्ञों ने भाग लिया। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार वस्त्र उद्योग में पर्यावरण अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी संदर्भ में राजधानी नई दिल्ली में सस्टेनेबल टेक्सटाइल समिट 2022 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाग लेने आए केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, सरकार का ध्यान टेक्निकल टेक्सटाइल और मैन मेड फाइबर को बढ़ावा देने पर है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के जरिए और PLI के जरिए और इवन जो हमारा मेगा टेक्सटाइल पार्क
की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें भी हम टेक्निकल टेक्सटाइल और मैनमेड फाइबर को प्राथमिकता देंगे। सम्मेलन में भाग लेने आए विदेशी विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में वस्त्र उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। इस तरह के सम्मेलनों से इको फ्रेंडली उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। This is very good and important program. That means basically nowadays the sustainability is a very big topic in especially for the textile industry. So this summit actually is very important role. ये strategically यहाँ इंडिया और as a leadership in the textile industry whole ये region के लिए कुछ फायदे के लिए कैसा वर्क करते हैं इस बारे में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। कार्यक्रम में मौजूद उद्योग जगत के शख्सियतों ने वस्त्र इंडस्ट्री में सतत विकास लक्ष्यों के लिए पर्यानुकूल माहौल पर जोर दिया। जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए, वी हैव टू डू दैट इन अ वेरी बिग वे। हमने कुछ बनाया और वो वेस्ट में चले जाए, तो उसको कैसे हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और उसको अपनी फिर से रीयूज कर पाएं, प्रोडक्शन कर पाएं, वेस्टेज ना हो, नुकसान ना हो, तो इस तरफ हम लोग मेजर काम कर रहे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड इट विल बी गुड forum to see, to hear out from all the experts what are the current trends and what is the direction to be taken. इस टाइप का कॉन्फ्रेंस एसेंशियल है बिकॉज ये अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो हमारे प्लैनेट है, ग्रीन प्लैनेट, इसका जो रिसोर्स है वो रिसोर्स को आज का यूज़ करना है, रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशंस के भी रखना पड़ेगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में एक और जहां वस्त्र उद्योग में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा होगी, वहीं भविष्य में इस क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और कारोबार के साथ निर्यात की संभावनाएं बढ़ाने पर भी रणनीति बनेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत का आधिकारिक और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत आने वाले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे हो गए। इस योजना के जरिए बीते 4 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हुआ है। हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। बीते 4 साल में आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त में इलाज मिला है। अपना आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाया, डॉक्टर ने आयुष्मान भारत का कार्ड देखा, डॉक्टर बोला आपका कोई पैसा नहीं लगेगा माता जी, आपका फ्री इलाज होगा। मैंने वहाँ टेस्ट करवाए, उसी दिन फिर मैं अगले दिन एडमिट हो गई। एडमिट होने के बाद मेरा ऑपरेशन अगले दिन किया उन्होंने, तो उसमें घुटने बदलने के बाद मैं वहाँ रही 4 दिन। मेरा कोई खर्चा नहीं आया, फ्री दवाई मिली, खाना भी मिला मैंने, बहुत बढ़िया। मेरे कोई पैसा नहीं लगा दवाइयाँ का। दवाई उन्होंने 15 दिन की दे दी मेरे को। मैं दवाई फिर 15 दिन बाद गई मैं टाँके कटवाने, जब भी मेरा कोई पैसा नहीं लगा आयुष्मान कार्ड के उससे। मैं तो अब इतना मतलब अच्छी से तरह से चलूँ, मैंने कोई चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आयुष्मान भारत महिलाओं का सम्मान। मैंने आयुष्मान कार्ड निकाल कर मैंने डॉक्टर का संपर्क किया, तो डॉक्टर का भी मुझे इतना घर का मेंबर जितना मेरे हेल्प करता था, मेरे पाँव का ऑपरेशन भी इतना अच्छी तरह किया। मैं 5 दिन में तो चलने फिरने लगी और खाना भी बनाने सकी। 1 भी रुपया के बिना मेरा ऑपरेशन हो गया। बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी भाई का भी इतना आभार मानती हूँ कि हमारे लिए ऐसी स्कीम उन्होंने रखी थी, हमारे आम आदमी के लिए आशीर्वाद रूपे है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ लोग आते हैं। हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। पीएमजे के तहत अब तक 20 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इस योजना से पूरे देश में 25,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। पीएमजे के तहत 1 करोड़ गरीब लोगों को किडनी और फेफड़े जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज मिला है।
साथ ही 23 लाख कैंसर मरीजों की जांच और इलाज, 25 लाख महिलाओं को और 7 लाख हृदय रोग के मरीजों को मुफ्त इलाज मिला है। नीतेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को प्याज के सौदों में मामूली बदलाव दर्ज हुआ। वहीं ज्यादातर मंडियों में इस दौरान प्याज के भाव स्थिर भी रहे। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान प्याज का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 22 सितंबर को प्याज का भाव रहा 1075 रुपए क्विंटल, जो 23 सितंबर को भी 1075 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी प्याज की खरीद बिना किसी बदलाव के साथ हुई। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 सितंबर को प्याज का भाव 1200 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। इसी तरह स्थिर भाव का सिलसिला राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी जारी रहा। यहां 22 सितंबर को प्याज का भाव रहा 750 रुपए। साथ ही 23 सितंबर को भी इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 750 रुपए क्विंटल पर टिके रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 22 सितंबर को प्याज का भाव रहा 1550 रुपए क्विंटल, जो कि 23 सितंबर को 10 रुपए की नरमी के बाद 1540 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में प्याज की उपज बीते साल से 50 लाख टन ज्यादा रहने की संभावना है। साल 2021 और 22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,17,03,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन ही रही थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। इस हफ्ते जारी प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार साल 2022-23 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के अनुमानित उत्पादन कुछ इस प्रकार हैं। वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 149.92 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 6.98 मिलियन टन अधिक है। वहीं वर्ष 2022-23 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन 104.99 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत खरीफ चावल उत्पादन की तुलना में 4.40 मिलियन टन अधिक है। इसी तरह देश में मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 23.10 मिलियन टन अनुमानित है, जो औसत मक्का उत्पादन की तुलना में 3.21 मिलियन बढ़ा है। खरीफ पोषक और मोटे अनाज का उत्पादन 36.56 मिलियन टन अनुमानित है, जो 33.64 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 2.92 मिलियन टन आगे है। दलहन की बात करें तो 2022-23 के दौरान कुल खरीफ दलहन उत्पादन 8.37 मिलियन टन अनुमानित है। वहीं तिलहन की तरफ रुख करें तो देश में कुल खरीफ तिलहन उत्पादन 23.57 मिलियन टन अनुमानित है, जो औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 1.74 मिलियन टन अधिक है। साथ ही साल 2022-23 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड 465.05 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि औसत गन्ना उत्पादन की तुलना में 91.59 मिलियन टन ज्यादा है। कपास की बात करें तो इसका उत्पादन 34.19 मिलियन गांठें हैं। साथ ही पटसन और मेस्ता का उत्पादन 10.09 मिलियन गांठें अनुमानित है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। अरुणाचल प्रदेश में किसान अदरक के खेत में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय अदरक में बैक्टीरियल विल्ट देखा जाता है। इस रोग का पहला लक्षण ये है कि इसमें निचली पत्तियों के किनारे हल्के मुड़ जाते हैं।
रोग का पता चलने पर खेतों में बोर्डो मिश्रण की 1% मात्रा का स्प्रे करें। अरुणाचल प्रदेश में अमरूद की फसल बढ़वार की अवस्था में है और इस समय इसमें कैंकर रोग देखा जाता है। लक्षण दिखाई देने पर किसान बोर्डो मिश्रण की 1% मात्रा का 3 या 4 बार छिड़काव करें। अरुणाचल प्रदेश में मिर्च की फसल पकने की स्थिति में है। वर्षा के बाद इसमें चूर्णिलासिता रोग होने का खतरा रहता है। ऐसे में किसान इसकी फसल की निगरानी करते रहें। अगर रोग दिखाई दे तो ऐसे पौधों को हटा दें। अगर संक्रमण ज्यादा है तो प्रोपिकोनाजोल की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। असम में अभी रबी मक्का की बुआई का सही समय है, इसलिए किसानों को इसकी बुआई के लिए संकर या फिर मिश्रित किस्मों का चयन करना है। साथ ही बोई जा चुकी मक्का की फसल में जल निकासी का प्रबंध कर लें। असम में इस समय बैंगन की बुआई की जा सकती है। किसान इसकी पर्पल क्लस्टर, बोरबैंगना, JC1, पूसा क्रांति और पूसा पर्पल जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। असम में लौकी और तोरई की फसल में फल मक्खी और लीफ हॉपर का प्रकोप देखा जाता है। बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी कि खास खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किए प्रदान। NSS स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कर रहा है कार्य। हरिजन सेवक संघ के 90वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर नई दिल्ली में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम सबको मिलकर श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। गृह मंत्री ने किशनगंज में बूढ़ी काली माता मंदिर में की पूजा अर्चना। गृह मंत्री BSF, SSB और ITBP के महानिदेशकों के साथ सीमा सुरक्षा पर करेंगे समीक्षा बैठक। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगे बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर। डॉक्टर जयशंकर इंडो पैसिफिक क्वाड मीट में हुए शामिल। मानवीय सहायता और आपदा राहत साझेदारी दिशा निर्देशों पर किए गए हस्ताक्षर। उत्तराखंड के नजंग तांबा गांव के पास एक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरा। भूस्खलन की वजह से तवा घाट लिपोलेक राष्ट्रीय राजमार्ग को किया गया बंद। स्थानीय लोगों समेत 40 यात्री फंसे। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।
बरसात के बाद बदलते मौसम में हो रहा मच्छरों का डबल अटैक। खेतों में ढके रखें हाथ पांव। उगने ना दे खरपतवार। रहे सावधान, करे बचाव। डेंगू और मलेरिया कारण, लक्षण और सावधानी। स्वस्थ किसान लाइव देखिए इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो